नमस्कार मित्रों, महाचिति यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। कल यानी 25 मई को महान भारतविद, भाषाविद और रूस की धरती से हिंदी व्याकरण की अथक सेवा करने वाले प्रोफेसर ज़ालमन मोवशेविच दिमशित्स का जन्मदिन था। हमने पिछला वीडियो उन्हीं के व्यक्तित्व और कृतित्व को समर्पित किया था। उसी की निरंतरता में आज प्रोफेसर ज़ालमन मोवशेविच दिमशित्स द्वारा किए गए हिंदी शब्दों के वर्गीकरण से जुड़ी कुछ बातें आपके साथ साझा करना चाहता हूं। वर्गीकरण पर सीधे सीधे आऊं इसके पहले एक बार निवेदन है कि हम हिंदी प्रेमी जन कुछ पुराने संस्कारों या कुछ नए उपक्रमों के कारण एक अजीब प्रकार की कूपमंडूकता के शिकार होते जा रहे हैं। हम अपनी हिंदी सेवा को दुनिया के बाकी देशों में मनीषियों द्वारा किए गए कार्यों से काट कर देखने के अभ्यासी हो चले हैं और यह कतई उचित नहीं है। समकालीन राजनीति का भी इसमें बहुत हद तक योगदान है, जो अपने से अपनी पीठ ठोंकने पर ज्यादा भरोसा करती है। हम स्वघोषित विश्वगुरु हैं, जबकि हकीकत है कि वर्तमान समय में ज्ञान सृजन के क्षेत्र में हम अनुकरण करने लायक भी ठीक ठाक नहीं हैं। दिमशित्स हमारे सामने आकर एक तरह से प्रेरित कर रहे हैं कि हिंदी जन विदेशों में हो रही हिंदी सेवा से भी खुद को जोड़ें और अपनी हिंदी की विचार पद्धति को नए आयामों में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। अमेरिका स्थित शिकागो विश्वविद्यालय की वेबसाइट आप सब देखें। यह आग्रह है, महत्वपूर्ण सामग्रियों का एक विशाल कोश शिकागो विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर हमें मिलता है। उसकी डिजिटल साउथ एशिया लाइब्रेरी को आप विजिट करें। उसमें डिजिटल डिक्शनरीज ऑफ साउथ एशिया नाम से जो प्रविष्टि डाली गई है, उसे आप देखें तो लगभग 32 भाषाओं के शब्दकोश वहाँ डाले हुए हैं और उनके खोजने का तरीका बहुत आसान है। विदित हो कि एक भाषा के एक से अधिक शब्दकोश भी वहां उपस्थित हैं। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर जैसा 11 खंडों वाला विशाल शब्दकोश भी वहां हमें मिलता है, जबकि हमारी मूल भारत भूमि में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। संस्कृत में आपटे के कोश के साथ भी और कोश शामिल किए गए हैं और इसी प्रकार भारत की बहुत सारी भाषाएं उसमें दिखाई देती हैं। इतना ही नहीं, आज से 100 वर्षों के लगभग पूर्व हुए ग्रियर्सन के भारतीय भाषा सर्वेक्षण की सामग्रियां भी उस वेबसाइट पर डाली हुई हैं। पीडीएफ के रूप में सारे प्रकाशित खंड मौजूद हैं। इतना ही नहीं, सर्वे के दौरान जो ग्रामोफोन रिकॉर्ड तैयार किए गए थे, वे भी
ध्वनि रूप में वहां डाले हुए हैं। सवाल उठता है कि क्या इस देश की कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें इतनी भारी मात्रा में सुविधाएं मौजूद हों? हम तो स्वघोषित विश्व गुरु हैं। आत्ममुग्धावस्था की यह चरम स्थिति है। हमें इस कूपमंडूकता से बाहर निकलना होगा और कम से कम दुनिया भर में जो सामग्रियां विकसित की गई हैं या जो बिखरी हुई हैं, उनको पढ़ने, उनसे प्रेरणा लेने, उन्हें संसाधन रूप में अपने विचार, अपने चिंतन या अपने ज्ञान सर्जन में प्रयुक्त करने की तमीज हमें विकसित करनी होगी। अस्तु, दिमशित्स के शब्द वर्गीकरण चिंतन पर हम लौटते हैं। हमें पता है कि हिंदी व्याकरण के क्षेत्र में जो पहला व्यवस्थित व्याकरण लिखा था वे थे मनीषी पंडित कामता प्रसाद गुरु। उनके व्याकरण विचार की मुख्य शैली ग्रामर प्रभावित यानी आंग्ल व्याकरण प्रभावित थी और तदनुसार उन्होंने हिंदी शब्दों के 8 वर्ग बनाए थे। संज्ञा, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, सर्वनाम, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। और फिर इन 8 का 2 बड़े भेदों में समाहन किया था, विकारी और अविकारी। ध्यान देने योग्य बात यह है कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण को जो विकारी में रखा था उसका आधार मुख्यतः अर्थ था, अर्थ परक दृष्टिकोण से रखा गया था। लेकिन शेष 4 संबंध सूचक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और क्रिया विशेषण को जो अविकारी में रखा गया था उसका मुख्य आधार प्रयोग था। अगर देखा जाए तो गुरु जी के इस वर्गीकरण में मौलिक चिंतन की अपेक्षा गतानुगतिकता का अधिक समावेश दिखलाई पड़ता है। शब्द वर्गीकरण की इस परंपरा के संदर्भ में प्रोफेसर दिमशित्स का शब्द वर्गीकरण चिंतन हमारे लिए संभव है अधिक उपादेय हो। हम उसी पर विचार करते हैं। विदित हो कि 1966 ईस्वी में लिखित हिंदी व्याकरण की रूपरेखा पुस्तक, जो कि मूल रूप से हिंदी में लिखी गई थी, में दिमशित्स ने शब्द वर्गीकरण का विचार 3 तरह से किया था और 1983 ईस्वी में प्रकाशित अपनी अनूदित पुस्तक हिंदी व्याकरण में उसी आधार को थोड़े नए नामकरण के साथ उन्होंने विकसित किया था। दिमशित्स का शब्द वर्गीकरण भाषा विज्ञान के नवीन सिद्धांतों के आधार पर खड़ा दिखलाई पड़ता है। उन्होंने जो शब्द वर्गीकरण के 3 स्तर बनाए वे क्रमशः इस प्रकार हैं। स्वतंत्र अथवा अर्थदर्शी शब्द। हिंदी व्याकरण की रूपरेखा में इसके लिए उन्होंने प्रधान शब्द भेद इस पदबंध का प्रयोग किया था। दूसरा स्तर है सहायक शब्द और तीसरा स्तर है विस्मयादि बोधक शब्द। स्वतंत्र अर्थदर्शी शब्द और सहायक शब्द, इन दोनों पर विचार करते हैं। भाषा विज्ञान में आकृति मूलक वर्गीकरण के प्रसंग में हमने पढ़ा होगा कि भाषा में 2 तरह के तत्व होते हैं, अर्थ तत्व और संबंध तत्व। वस्तुतः जिसे स्वतंत्र शब्द कहा जाता है, यानी
जिन इकाइयों में अपना स्वतंत्र अर्थ होता है उन्हीं को अर्थ तत्व कहा जाता है। अर्थ के मुख्य आधार वे ही होते हैं और उनकी सहायता करके अर्थ को दिशा देते हुए वाक्य रचना में मदद करने वाले और संप्रेषण में सहायता करने वाले तत्वों को, जिनके पास अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, वो स्वतंत्र अर्थ तत्वों के साथ सहायता करके अपने को सार्थक महसूस करते हैं, ऐसे को संबंध तत्व कहते हैं। दीमशित्स ने उन्हें सहायक शब्दों में डाला है। एक उदाहरण से बात को स्पष्ट करता हूं। लड़की ने किताब पढ़ी। इस वाक्य का विश्लेषण करें तो लड़की ने किताब पढ़ और ई, तो इसमें लड़की, किताब, पढ़, ये तीन इकाइयां जो हैं वे स्वतंत्र रूप से सार्थक हैं। दीमशित्स की दृष्टि में ये स्वतंत्र अथवा अर्थदर्शी शब्द और दूसरे शब्दों में प्रधान शब्द भेद के अंतर्गत हैं और ने तथा ई, पढ़ी में जो ई लगा हुआ है जिसे प्रत्यय कहते हैं और ने को परसर्ग कहते हैं, ये दोनों सहायक शब्द के अंतर्गत परिगणित हैं दीमशित्स के अनुसार। भाषा विज्ञान में इन्हें संबंध तत्व कहते हैं। तो दीमशित्स का जो यह वर्गीकरण है भाषा विज्ञान के नवीन सिद्धांतों से प्रेरित है, यह तो स्पष्ट है। लेकिन दीमशित्स ने शब्द का एक तीसरा भेद भी किया, विस्मयादि बोधक शब्द। यह सुपरिचित है। वस्तुतः ये मनोभाव प्रकाशक या संकेतक शब्द होते हैं, लेकिन ध्यान दिया जाए कि दीमशित्स ने विस्मयादि बोधक शब्दों के पहले प्रकारता बोधक शब्द भी चुपके से अपने व्याकरण ग्रंथ में प्रविष्ट करा दिया है। तो इस प्रकार से चार प्रकार के विभाजन उनके होते हैं: स्वतंत्र अर्थदर्शी या प्रधान शब्द भेद, सहायक शब्द भेद, विस्मयादि बोधक शब्द और प्रकारता बोधक शब्द। स्वतंत्र अथवा अर्थदर्शी शब्द भेद के अंतर्गत दीमशित्स संज्ञा, विशेषण, संख्या शब्द, सर्वनाम, क्रिया और क्रिया विशेषण को रखते हैं। यहां यह कहा जा सकता है कि संख्या शब्दों को विशेषण के अंतर्गत रखने से भी काम चल सकता था। दीमशित्स का यह 6 हिस्सों में विभाजन संशोधनीय प्रतीत होता है। सहायक शब्दों में उन्होंने विभक्ति चिन्ह, जिन्हें परसर्ग कहा गया, हिंदी व्याकरण नामक उनकी पुस्तक में रूपरेखा में विभक्ति चिन्ह कहा गया, संयोजक और निपात, ये तीन हैं। यानी परसर्ग, संयोजक और निपात। निपात शब्द का प्रयोग वे हिंदी में प्रचलित हो चुके संकीर्ण अर्थ में ही कर रहे हैं, जैसे ही, भी आदि। निपात जो संस्कृत व्याकरण में स्वतंत्र अव्ययों का वाचक था, यानी बहुत विशाल पारिभाषिक शब्द था, उस अर्थ में दीमशित्स नहीं कर रहे हैं। हिंदी में जो एक रूढ़ी चल गई थी कि निपात कुछ ही अव्ययों को कहेंगे, उसी के अनुसार दीमशित्स निपात को लेकर चल रहे हैं और विस्मयादि बोधक शब्दों को वो अलग यानी तीसरे स्तर का शब्द मान रहे हैं।
और दिमशित्स ने अव्यय शब्द का अलग से प्रयोग नहीं किया है। हिंदी व्याकरण नामक 1983 में प्रकाशित पुस्तक में वे अनुकरण मूलक शब्द का भी एक अलग भेद करते हैं। तो कुल मिलाकर दिमशित्स के चिंतन में काफी नवीनताएं हैं, लेकिन कुछ हद तक असंगतियां भी हैं। इन दोनों वैयाकरणों के संदर्भ में पंडित किशोरीदास वाजपेयी के चिंतन को भी उद्धृत करना समीचीन होगा। वे संस्कृत व्याकरण से चली आ रही शब्द वर्गीकरण की पद्धति को अपनाते हैं। निरुक्तकार यास्क ने नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात 4 प्रकार का पद भेद किया है। उसको उद्धृत करते हुए वे हिंदी में इसी को उचित मानते हैं, यद्यपि वे इस पर विस्तार से प्रकाश नहीं डालते। आगे देखा जाए तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और देवेंद्रनाथ शर्मा ने यास्क की पद्धति को हिंदी के लिए उपयुक्त मानते हुए उसी रास्ते पर बढ़ने का परामर्श दिया है। दिमशित्स के हिंदी व्याकरण नामक ग्रंथ को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि वे गुरु जी से कुछ अधिक परिचित हैं, लेकिन वाजपेयी जी से उनका परिचय उतना सघन नहीं है। उन्होंने जो इन दोनों दिग्गज वैयाकरणों को उद्धृत किया है, उसे देखने से ऐसा ही प्रतीत होता है। गुरु जी के बारे में हिंदी व्याकरण नामक अपने ग्रंथ की भूमिका में वे लिखते हैं, यह उद्धरण वस्तुतः अनुवादक योगेंद्र नागपाल की भाषा में अनुदित है, यह हमें भूलना नहीं चाहिए। गुरु जी के बारे में प्रोफेसर दिमशित्स लिखते हैं, हिंदी को राज्य भाषा का पद मिलने से पहले के काल में भारतीय भाषा विज्ञान की सर्वोच्च उपलब्धि निस्संदेह कामता प्रसाद गुरुकृत व्याकरण था, जिसमें हिंदी भाषा की प्रणाली का वैज्ञानिक वर्णन करने का पहला प्रयास किया गया। तथापि यह व्याकरण परवर्ती शोधकर्ताओं के लिए मानक नहीं बन पाया, क्योंकि भाषा की व्यवस्था का इसमें जो वर्णन दिया गया है उसमें पर्याप्त पूर्णता नहीं है। यह व्याकरण मुख्यतः अंग्रेजी व्याकरणों को ध्यान में रख कर लिखा गया है और कहीं कहीं, जैसा कि स्वयं लेखक ने कहा है, संस्कृत प्रणाली का भी अनुसरण किया गया है। पंडित किशोरीदास वाजपेयी के बारे में वे लिखते हैं कि हिंदी की व्याकरण प्रणाली के संपूर्ण अखंड वर्णन का नया प्रयास किशोरीदास वाजपेयी ने किया। उनका बृहद और मौलिक शोध ग्रंथ सभी पूर्ववर्ती व्याकरणों से भिन्न है। वाजपेयी ने हिंदी की व्याकरण पद्धति का संस्कृत के साथ अटूट संपर्क दिखाने का उद्देश्य अपने सम्मुख रखा और इस तरह मानो कामता प्रसाद गुरु की यह अभिलाषा पूरी की कि हिंदी भाषा के लिए वह दिन सचमुच बड़े गौरव का होगा जब इसका व्याकरण अष्टाध्यायी और महाभाष्य के मिश्रित रूप में लिखा जाएगा। इसका संपादन तभी संभव होगा जब संस्कृत के अद्वितीय वैयाकरण हिंदी को एक स्वतंत्र और उन्नत भाषा समझकर इसके व्याकरण का अनुशीलन करेंगे। यह उद्धरण दिमशित्स की पुस्तक हिंदी व्याकरण से था। स्पष्ट है कि वाजपेयी जी को संस्कृत के साथ अटूट समर्पित रूप में दिमशित्स समझ रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि पंडित किशोरीदास वाजपेयी संभवतः ऐसे पहले बड़े हिंदी वैयाकरण हैं जो हिंदी को संस्कृत की प्रणाली से स्वतंत्र भाषा मानने के पक्षधर हैं।
वे इस रूढ़ी से अलग स्थापना देते हैं कि हिंदी की पुत्री है संस्कृत। हिंदी और संस्कृत में वे बड़ी बहन और छोटी बहन का रिश्ता मानते हैं। यह ठीक है कि उनकी विचार प्रणाली में संस्कृत की प्रेरणा का काफी हाथ दिखता है, लेकिन इसका कारण शायद यह है कि वे हिंदी की, खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति जिस अपभ्रंश से मानते हैं, यानी कौरवी अपभ्रंश, उसका कोई स्रोत उन्हें उपलब्ध नहीं होता कि उससे कोई संबंध जोड़कर वे हिंदी व्याकरण को उसी के संदर्भ में आकार दे सकें। और यह जाहिर सी बात है कि संस्कृत भाषा के व्याकरण विश्लेषण की पद्धति सबसे जबरदस्त रूप में सबको मान्य हो सकता है, तो वाजपेयी जी भी इसको मानते हैं। वे उसके पैटर्न से प्रभावित हैं, प्रेरित हैं, इसलिए उसी शब्दावली में विचार करते हैं। दिमशित्स के नवीन भाषा वैज्ञानिक उपागमों से प्रेरित इस वर्गीकरण को महत्वपूर्ण मानते हुए भी यह कहना मुनासिब होगा कि वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी और देवेंद्र नाथ शर्मा के रास्ते पर चलकर हम शब्द वर्गीकरण को अधिक मुकम्मल बना सकते हैं। लेकिन दिमशित्स का प्रयास ऐतिहासिक भाषा विज्ञान की नवीन स्थापनाओं के संगत होने के कारण उपेक्षणीय तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उसमें परिष्कार की आवश्यकता है। आज के वीडियो में इतना ही। जल्द ही किसी नए विषय पर कोई नया वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।